सेवा योजना, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की ओर से भारतीय स्वतंत्रता की 75 वर्ष जो अभी पूरे देश में अपन मना रहे हैं, इस विषय पे आधारित इस अमृत महोत्सव प्रोग्राम में सभी पार्टिसिपेंट का मैं सब स्वागत करता हूं और इस नेशनल वेबिनार में जो आज का विषय है भारतीय स्वातंत्र लड़ाई में महात्मा गांधी जी का योगदान, इस विषय पर आज के रिसोर्स पर्सन दक्कन कल्चरल एंड संशोधन विभाग के डायरेक्टर, हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय भुजंगराव जी बोबड़े सर मार्गदर्शन करने वाले, उनका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार सिंह इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। सभी महानुभावों का राज्य शास्त्र विभाग, इतिहास विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ और इसकी आगे की कार्रवाई करने के लिए मैं डॉक्टर गोरे सर को आमंत्रित करता हूँ। सर्वांना नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्ष या सदराखाली शासनाने स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये ज्या विचारवंतांनी आपलं योगदान दिलं आहे, या सर्वांच्या कार्याची महती नवीन पिढीला झाली पाहिजे। त्याचबरोबर त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा परिचय नवीन पिढीला झाला पाहिजे। त्यांच्यातून प्रेरणा घेऊन नागरिकांमध्ये आणि युवा पिढीमध्ये राष्ट्र अभिमान, राष्ट्रभक्ती जागृत झाली पाहिजे। हा अतिशय उदात्त हेतू लक्षात घेऊन शासनाच्या वतीने हा कार्यक्रम विद्यापीठाच्या एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून राबवण्याचा मनोदय विद्यापीठ आणि शासन स्तरावर झाला। एनएसएसचे विद्यार्थी एक स्वयंसेवक म्हणून गावागावात काम करतात। एक नैतिक मूल्ये आणि वेगवेगळ्या गुणांची प्रसारणा करण्यासाठी एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांचं अतिशय महत्त्वाचं योगदान राहिलेलं आहे आणि म्हणून या सर्व बाबी लक्षात घेऊन हा कार्यक्रम इतिहास आणि राज्यशास्त्र विभागाच्या वतीने खास विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेला आहे। या वेबिनारचे मुख्य मार्गदर्शक आणि रिसोर्स पर्सन जे आमचे स्नेही आहे, मित्र आहे आणि मार्गदर्शक आहे असे भुजंगराव बोबडे सर भारतीय स्वातंत्र्य लढा आणि महात्मा गांधीजींचे योगदान या विषयावर आपला मार्गदर्शन आणि आपले विचार प्रकट करणार आहे। श्री भुजंगराव बोबडे दख्खन पुरातत्व आणि सांस्कृतिक संशोधन केंद्राचे हैदराबादचे ते संचालक आहे। जळगाव येथील केंद्राचे ते सल्लागार आणि संचालकही आहे। महत्त्वाचा मुद्दा असा की श्री बोबडे शालेय जीवनापासून त्यांनी आपल्या समाजाला झाला पाहिजे ही प्रेरणा घेऊन ते त्या संशोधन केंद्रामध्ये आणि आपल्या कार्यामध्ये अतिशय तत्पर राहतात। ही महत्त्वाची गोष्ट आम्हाला एवढ्या दिवसामध्ये आम्हाला आढळली। प्राध्यापकांना एक संशोधन क्षेत्रामध्ये नवीन नवीन माहिती देण्याच्या संदर्भात एक मार्गदर्शक म्हणून आम्हाला भुजंगराव बोबडे आम्हाला मिळाले, याचा आम्हाला फार मोठा अभिमान आहे। एक महाराष्ट्रीयन विचार, एक सांस्कृतिक विचार, एक पारंपरिक विचार आणि आपली माणसं जपली पाहिजे
आपल्या माणसापर्यंत जगातील वेगवेगळ्या प्रकारच्या घडामोडींचा आणि विचारांचा संचय लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. हा एक सामाजिक बांधिलकीचा विचार जो आहे, हा विचार बोबडे सरांमध्ये आम्हाला नेहमी दिसून येतो आणि ही गोष्ट अतिशय महत्वाची आम्हाला वाटते. आम्हाला त्यांचा अतिशय आधार वाटतो. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं महात्मा गांधीजींच्या स्वातंत्र्य लढ्यातले योगदान या अतिशय महत्वाच्या विषयावर ते आपले विचार या ठिकाणी प्रकट करणार आहे. सर्व पार्टिसिपेंटला मी या प्रसंगी सर्वांचं अभिनंदन करतो. आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार सिंह यांची प्रेरणा आणि यांचा पुढाकारही आमच्यासाठी नेहमी असतोच. त्याच्यामुळे त्यांनाही शुभेच्छा आणि त्यांचे अभिनंदन. त्याचप्रमाणे आमचे स्नेहमित्र डॉक्टर शरद बेलोरकर सर हे वेळात वेळ काढून अशा प्रकारचे कार्यक्रम अरेंज करतात आणि मलाही राज्यशास्त्राचा प्रमुख म्हणून मलाही त्या ठिकाणी सहभागी करतात. त्यांनाही मी शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहीत आहे की महात्मा गांधींचं स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये अतिशय महत्वाचं योगदान आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनाचे नेतृत्व महात्मा गांधींनी केले. महात्मा गांधीजींच्या स्वातंत्र्य लढ्यातल्या वेगवेगळ्या कार्याची भूमिका वेगळ्या प्रकारची होती. आपल्या सर्वांना माहीत आहे की स्वातंत्र्य लढा आपल्याला जिंकायचा आहे आणि पारतंत्र्यात असणाऱ्या भारतीय जनतेला वेगळ्या साधना आणि नीतींच्या माध्यमातून कसं आत्मनिर्भर केलं पाहिजे, यासाठी महात्मा गांधीजींनी सत्य, अहिंसा आणि सत्याग्रह अशा प्रकारच्या नैतिक अवलोकन करणाऱ्या, नैतिक आत्मबल वाढवणाऱ्या साधनांचा आणि शस्त्रांचा वापर केला. त्याच्यामुळे महात्मा गांधी हे जगभरामध्ये महात्मा झाले. जगाच्या पाठीवर 110 देशामध्ये महात्मा गांधीजींचे पुतळे आहे. ते नुसते पुतळे नाही, तर ते त्या विचारांच्या माध्यमातून जगाच्या सर्व देशामध्ये माणसापर्यंत पोहोचले आहे. ही आपल्या देशासाठी अतिशय गौरवाची बाब आहे. आणि म्हणून महात्मा गांधीजींनी हेच सांगितलं होतं की स्वातंत्र्य मिळून उपयोग नाही. स्वातंत्र्य तेव्हाच मी मानेल की जेव्हा माझा खेड्यातला माणूस जो आहे तो आत्मनिर्भर होईल. तेच खरं स्वातंत्र्य होईल. अशा प्रकारचा अतिशय स्वावलंबनाचा आणि त्यांनी परिश्रमाचा विचार जो आहे त्यांनी आपल्या विचारातून मांडला. आणि म्हणून महात्मा गांधीजींचे विचार, स्वातंत्र्य लढा असो की आत्मचिंतन असो की आत्मबल असो की स्वावलंबन असो, भारतीय माणसासाठी अतिशय अमूल्य आहे. एक संजीवनी म्हणून आपण ते मानतो. या प्रसंगी मी भुजंगराव बोबडे सरांचं अतिशय अभिनंदन करतो. ते आमच्या सर्वांचे मार्गदर्शक आहे आणि त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या विषयावर आपलं मौलिक विचार या ठिकाणी सादर करावे. आदरणीय भुजंगराव बोबडे सर. मनापासून धन्यवाद सर. खरं म्हणजे एवढा मोठा परिचय द्यावा एवढा मी मोठा नाही आहे. मी इतिहासाचा एक छोटासा विद्यार्थी आहे आणि आता खरं म्हणजे आज आपली या ठिकाणी जी उपस्थिति है, यहाँ पर जो भी उपस्थित हमारे सारे आदरणीय गुरुजन, हमारे भाई बहन जो भी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्हें मराठी समझ में नहीं आती है? ऐसे कितने हैं? अगर वो चैट बॉक्स में अगर बताएंगे या फिर अपना साउंड ऑन करके अगर बताएंगे कि मुझे मराठी समझ में नहीं आती है, ऐसा कोई है यहाँ पर कि जिन्हें मराठी नहीं आती है? क्योंकि मैं तो दोनों भाषाओं में बात कर सकूंगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मराठी हो या हिंदी हो कोई दिक्कत नहीं. बट जिनको हमें समझना है और जिनके बारे में बात करना है, अगर उनके लिए मैं थोड़ा सा मराठी हिंदी इस तरह से करूं तो शायद अगर किसी को तकलीफ हो तो जरूर मुझे बताइए. सभी को मराठी समझ में आता है इसका मतलब, क्योंकि चैट बॉक्स में कोई मैसेज नहीं आया है. ठीक है, चलिए मैं इस बात को जो है हिंदी में ही रखता हूं, क्योंकि इस विचार को आगे ले जा करके हमें सारे राष्ट्र के सामने अगर रखना है, अगर यही रिकॉर्डिंग जो हमारे कॉलेज के द्वारा या किसी के द्वारा अगर सबकी तरफ जाना है तो समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं. पहले तो मैं सबसे पहले सर से बताना चाहूंगा और सभी को ये बताना चाहूंगा कि आज हम जिस भारतीय आजादी के 75 साल की बात कर रहे हैं, किस भारत की हम बात कर रहे हैं, पहले उसे हमें सोचना होगा. एक राष्ट्र क्या होता है? एक राष्ट्र जिसकी अगर परिभाषा अगर देखी जाए, जिसे हम डेफिनेशन कहते हैं, तो जहां पर राष्ट्र एक उसकी अपनी भौगोलिक सीमाएं होती है. हाँ, हमारे पास भौगोलिक सीमाएं थी, है और बदल रही है. ये मैं जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि वैश्विक विरासत केस में अगर हम हजारों साल के इतिहास को अगर देखें
तो 5000 साल पहले का भारत कुछ अलग था। उसका भूगोल देखिए, उसकी सीमाएं देखिए, वो बहुत अलग थी। रशिया के किसी कोने से लेकर के ये आज का जो हमारा, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप महाखंड, ये एक खंड के नाम से जानते हैं, तो जम्बू द्वीप है ऐसा, जिसका वर्णन सबसे शुरुआत में आता है। तो ऐसे भारत को जब हम देखते हैं तो उसकी भौगोलिक सीमाएं हमें अलग दिखाई देती है। जब भारत आजाद हुआ था ब्रिटिशों के चंगुल से, उस समय का भारत अलग था। 15 अगस्त 1947 उस समय का भारत अलग था। उसके बाद जो ये बांग्लादेश अलग हुआ, उस समय के नक्शा कुछ अलग बना, क्योंकि राष्ट्रों की ये अलग अलग ये बनी। फिर उसके बाद अगर देखें तो जिस समय में चाइना ने हमारा कुछ हिस्सा काबिज कर लिया, उस समय के भारत का नक्शा अलग था। तो ये भौगोलिक सीमाएं जो परिवर्तित होती है, तो राष्ट्र के संबंध में भौगोलिक सीमाओं का जो एक वर्णन आता है, उसको हमें यहाँ पर भारत के कंटेंट में समझना है। नेक्स्ट है हमारी भाषाओं को, क्योंकि एक राष्ट्र तब बनता है जब उसकी एक भाषा होती है, ऐसा माना जाता है। बट हियर इन आवर इंडिया देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस एंड इट्स एन ब्यूटीफुल वैरायटी। हमारे भारतीय परिवेश में कई सारी भाषाएं हैं, अपनी अपनी राज्य की भाषा अलग है, जैसे मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मगर उसी के साथ साथ हमारी नेटिव लैंग्वेजेस है, जिसे हम स्थानिक लोक भाषाओं के नाम से जानते हैं, जिसमें अगर हम अहिरानी, वैदर्भी या फिर लेवा बोली, तो ऐसे गण बोली, अलग अलग झाड़ी बोली, तो ये अलग अलग बोलियां हैं। तो यानी भारतीय भाषाएं, उसमें भी संपन्नता और समृद्धता है। अब आते हैं हम आगे, जो राष्ट्र की परिप्रेक्ष्य में और एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वह है समाज और परंपराएं। तो यहाँ का समाज जो अलग अलग भले ही रिलीजन्स, कास्ट, कम्युनिटीज, उसमें भले ही ये बटा हुआ हो, बट यहाँ की परंपराएं, संस्कृति जो है, आप चाहे आप से तो हिमाचल, यानी हिमाचल से लेकर केरल तक जाए, या फिर हमारे गुजरात से लेकर के आसाम तक जाए, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम तक, तो हमें कहीं ना कहीं तो भी हमारे लोगों के दिलों में भारत के बारे में, यानी ये हमारा देश है, इसके बारे में कॉमन पब्लिक जो है, पीपल जो है, उसके दिल में आस्था है। और सबसे बड़ी बात है एक राष्ट्र बनने के लिए याद रखना, आस्था होना, आस्था से जुड़े रहना, ये बात राष्ट्र में सर्वोपरि है। जिस दिन ये आस्था टूट जाएगी, राष्ट्र टूट जाता है। इस बात को हमें समझना है। अगर आपको ये एग्जाम्पल देखना है तो सबसे पहले देखें कि अमेरिका ने रशिया में जो किया था, वहां रशिया के जो 25 टुकड़े जो हुए थे, तो वो किस आधार पर हुए थे? जो किसी जमाने में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र माना जाता था, उसके जो टुकड़े हुए वो किस बेस पर हुए, उसको देखिए। आस्थाएं जब टूट जाती है तब जो है वो अपने आप में अलग हो जाता है। जैसे एक राज्य की अगर मैं बात करूं, हमने राज्यों को टूटते हुए देखा है। यहाँ पर मैं तेलंगाना और आंध्र की बात करता हूं। जिस समय मैं वहां पर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर पद पर ज्वाइन हुआ था, उस समय हमने देखा कि ये राज्य को बंटवारा करने के लिए कैसे कैसे आंदोलन हुए। मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट वहां पर विकास के नाम पर जिस तरह से जो भी हुआ था, वो जब देखा तब समझ में आता है कि एक राष्ट्र में ही 2 राज्यों की परिभाषा क्यों होती है, जिलों के बंटवारों की भाषा क्यों होती है। क्या उसमें सच में विकास की परिभाषा होती है, या किसी ग्रुप का स्वार्थ ये होता है? अब अगर सच में विकास करना है तो एक राष्ट्र, भले ही वो समग्र एक ही राज्य रहे, फिर भी हम विकास कर सकते हैं। ये एम्पायर्स में भी हमने देखा है। हम राम राज्य की भाषा करते हैं ना, एक राष्ट्र आजादी के 75 साल के बाद भी हम जब ये कहते हैं ना राम राज्य की परिभाषा, गांधी ने हमें वो परिभाषा जो है नए मायने में हमें समझाने की कोशिश की थी। व्हाट इज दिस राम राज्य? क्या है राम राज्य? क्या सिर्फ हमें आजादी चाहिए थी? नहीं, हमें स्वराज के साथ साथ सुराज्य चाहिए था। स्वराज के साथ साथ सुराज्य चाहिए था। एंड दैट सुराज्य विच गांधी कॉल्ड एज द राम राज्य। गांधी ने उस समय राम राज्य की परिभाषा की थी। अब इसमें मैं एक छोटी छोटी बातों से सामने आ जाता हूं, क्योंकि जब हमें यह समझना है, सबसे पहले तो ये कि आजादी के इस 75 साल के बाद मैं आप सबसे विनती करता हूं, किसी एक व्यक्ति के नाम को लेकर के आगे चलने के बजाय, मैं क्षमा चाहता हूं, किसी एक व्यक्ति के नाम को आगे लेकर चलने के बजाय मूल्यों को लेकर के हम सब आगे बढ़ने का प्रयास करें।
मैं महात्मा गांधी, सावरकर या फिर कोई जो हमारे क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी जो है तो किसी को भी नकारना नहीं है। इसमें हमें जो चलना है वो मूल्यों पर चलना है, क्योंकि व्यक्ति को विरोध हो रहा है हर जगह, हर व्यक्ति के खिलाफ में संगठनाएं खड़ी हो रही है। मूल्यों को विरोध करने की बात कहाँ आती है? अगर मैं प्यार की परिभाषा की बात करूं तो प्यार और अमन और चैन को अगर विरोध करने वाला कोई होगा तो वो तो राक्षस दानव कहलाएगा। हाँ, अहिंसा को विरोध होता है, मगर अहिंसा के बारे में जिनकी अपनी एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है उस समय ये विरोध हो सकता है। बट मूल्यों के इस पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि राष्ट्र हो चाहे कोई और दूसरे राष्ट्रों की बात आती हो, चाहे विश्व भर की सारी मानव प्रजाति आती हो, चाहे प्राणी हो, पशु पक्षी हो या पौधे हो, हम सब के लिए एक ही परिभाषा समझ में आनी चाहिए, वो है प्रेम। और प्यार की ये परिभाषा जो हमें हमारे संतों ने सिखाई, मानवता की परिभाषा जो हमें हमारे संतों ने सिखाई, गांधी नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन में उसे लेकर चलने का प्रयास कर रहा था। हो सकता है कि वो भी कहीं असफल रहा हो, उसकी भी कहीं गलतियां रही हो, मगर वो सिर्फ गलत कैसे था ये बार बार दिखा के हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन, नॉट ओनली टुडे जनरेशन बट फ्रॉम 1947 आल्सो, 1947 या तक मैं उसके पीछे जाता हूँ, सबसे पहले जो उनके खिलाफ लिखा गया था 1925 से मैं आता हूँ, 1925 से लेकर के 2025 आ रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति कैसे दोषी था, एक व्यक्ति कैसे गलत था, ये दिखाने की बार बार कोशिश चल रही है। तो ये क्यों? Because if this new generation will come towards the constructive works, क्योंकि ये नई जनरेशन अगर रचनात्मक कार्यों में जुड़ जाए तो क्या होगा, हमें हमारा पॉलिटिक्स, हमारी वोट बैंक जो है वो शायद गवा देंगे। ऐसा जिनको डर लगता है वो लोग ये कार्य करते हैं किसी पर कीचड़ उछालने का। मैं हमेशा ये कहता हूं, अभी 23 मार्च आ रहा है, हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनके शहादत का दिन, और उस दिन भी जो होते हैं बड़े बड़े जोश में लोग आकर के भाषण देते हैं कि किस तरह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने इस देश के लिए ये किया, बट लास्ट में चलते चलते गांधी को गाली दिए बगैर प्रोग्राम खत्म नहीं होता। वो कहते हैं कि क्या किया गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाने के लिए, उनके खिलाफ में कई सारे पोयम लिखे, कई सारे वक्तव्य दिए, बट जब हमने ही उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उसको पढ़ करके हमने जब जवाब दिए तो उनके परिभाषा फिर अलग बदल गए। फिर हमने लास्ट में सिर्फ इतना ही पूछा कि भगत सिंह ने अंधश्रद्धा के बारे में जो लिखा है उसके बारे में कभी हमारी यूथ जनरेशन को समझाया? उसी भगत सिंह का कोटेशन बाद में अलग शब्दों में हमारी जनरेशन के सामने आया व्हाट्सएप और मीडिया के द्वारा। द थिंग इज दैट मैं भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु को बचाने के लिए गांधी ने क्या किया इस विषय पे यहाँ नहीं बात करूंगा, क्योंकि कभी जब समय मौका मिलेगा तो इन सभी मुद्दों को लेकर मैं बात करता हूँ। गांधी के बारे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो जानबूझकर जो ये फैलाया गया, उनके बारे में सारे सबूतों के साथ जब भी चाहिए, जिसको भी लगता है पब्लिक और मीडिया के सामने कभी भी बुलाइए, सभी डॉक्यूमेंट, सभी प्रूफ के साथ मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ। नो डॉक्यूमेंट्स नो हिस्ट्री, बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, ये हमारे इतिहास की कहावत है, और मैं पूरे सबूतों के साथ ही बात करूंगा। जिसे भी लगता है, ये चैलेंज पहले भी मैंने फेसबुक और सभी मीडिया पर खुली तरह से दिया है, जब भी लगता है जरूर बुलाइए। बट द अल्टीमेट इज दैट कि हमारा गोल जो है वो वेलफेयर ऑफ ऑल होना चाहिए। समाज का सर्वोपरि हित जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, न कि कोई व्यक्ति और कोई संगठन किस तरह से गलत था, कैसे दोषी था, इसमें हमें उलझना नहीं है। अब मैं इस मुद्दे पर आता हूं कि जो उस समय का जो कार्य था, जो गांधी नाम का एक व्यक्ति करने की जो कोशिश कर रहा था, वो कार्य था हमारे देश से, यानी पहले जो एक आम आदमी पेट भरने के लिए एक वकील के नाते जो साउथ अफ्रीका में गया था, वहां के मजदूरों के, और गिरमिटिया मजदूर जिन्हें कहा जाता था, यानी जिनको किसी एग्रीमेंट के तहत लेकर गए हैं, ऐसे 80,000 भारतीय लोग उस समय जो साउथ अफ्रीका में थे, मैं 1883 की बात कर रहा हूँ, 1893 की मैं बात कर रहा हूँ, जिन भारतीयों को वहां पर इससे मजदूर की तरह गुलामी की हालत में रखा हुआ था, उनके लिए पहला संघर्ष उन्होंने अपने लाइफ का शुरू किया, एंड द गांधी कॉल्ड एज द महात्मा आफ्टर दैट। तो ये संघर्ष की शुरुआत जो हुई थी
1907 में गांधी पहली बार जब जेल गए थे, तो किसी विदेश में जाकर के किसी विदेशी सरकार के खिलाफ संगठन खड़ा करना इतनी आसान बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारा यहाँ अंतरराष्ट्रीय महिला दिन के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम हुआ था, जिसमें फिजी और अलग अलग साउथ अफ्रीका, अमेरिका, न्यूजीलैंड आदि देशों से जो स्कॉलर्स, वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स सभी लोग पार्टिसिपेट हुए थे। उसमें जो मेरा भी एक प्रोग्राम था, इसलिए लेक्चर था, इसलिए मैं उसमें था। बट वहां उन्होंने भी आज भी ये कहा कि उस समय गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया, इसलिए हम लोग जो है गुलामी से बाहर आ गए, नहीं तो आज भी शायद हम गुलामी केस में होते। अब मुझे सिर्फ ये कहना है, वहां जो लोग जिस हालात में थे, वो लोग जिससे बाहर आए, उन्होंने उनको जो है वो महत्व दिया है। हम लोग की जो उसके बारे में सोचते नहीं है, तब हमको यह सोचना है कि हमारी आज की स्थिति क्या है। मैं वहां से आता हूं, वी एज अ पर्सन, एक व्यक्ति की तरफ से मैं आता हूं हमेशा। देखिए, मैं ये बात हमेशा कहूंगा कि जिनको भी ऐसा लगता है कि बाकी जो भी उत्तरदायित्व है हर चीज को लेकर के, क्योंकि अभी तक पिछले 13 सालों में लगभग 1800 स्कूल और कॉलेजेस में 8.5 लाख युवाओं से मुझे बात करने का मौका मिला। अभी तो मैं रिसेंट में बोर्ड ऑफ स्टडीज के एकेडमिक काउंसिल्स और इस पर आ गया, बट उसके पहले स्टाफ एकेडमीज को लेक्चर्स के लिए जब जाता था, तो हर कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स, लेक्चर्स जो है उनसे भी बात करने का मौका मिलता था। तो यहाँ पर हमारे बच्चों में जो भी कंफ्यूजन है वो बाद में है। हमारे सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स, हमारे स्कॉलर्स जो है, उनमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। चाहे वो गांधी भगत सिंह को लेकर हो, चाहे गांधी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के हो, हमारी भारतीय आजादी 55 करोड़ का सवाल लेकर के हो, गांधी के अहिंसा के मूल्यों आज भी उपयोगी है क्या, उसको लेकर के हो, जो भी है, ये सारे सवालों को लेकर के जब हम उनके साथ बात किए, अब इसको छोड़कर भी और भी कई सारे सवाल आ जाते। बट ये सवाल सिर्फ टीचर, प्रोफेसर और बच्चों के सामने नहीं है। हमारे जिनको अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ, नई तालीम, उसके बाद हमारा सेवाग्राम या दिल्ली का नेशनल गांधी म्यूजियम, तो इनके जो डायरेक्टर्स, प्रोफेसर जो 20-25 सालों से काम कर रहे हैं, उनके सामने भी ऐसे कई सारे सवाल है। और हमेशा सवालों के कटघरे में खड़ा ये गांधी आज भी हमारी तरफ देख के हंसता है। क्यों? क्योंकि गांधी एक मूल्यों का प्रतीक था, मगर वो एक इंसान भी था। उसके हाथों से, मैं हमेशा कहता हूं, उसके हाथों से भी भले गलतियां जरूर हुई हो, मगर वो हमेशा जो है समाज का हित, उसके बारे में बात करता रहा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अब हमारे दलित भाइयों के बारे में भी जब सवाल खड़ा हो जाता है, क्या क्या गांधी और कांग्रेस ने ये दलित भाइयों के लिए, मगर ठीक से उस किताब को कभी पढ़िए कि क्या कहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में, जो उन्होंने स्पीच दिया है गांधी जी की डेथ के बाद, उनकी हत्या के बाद, तो उसको भी जरूर पढ़िए कि क्या कहा है उन्होंने। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के युवाओं को भटकाने के बजाय हमारी आज की वास्तविकता, आजादी के 75 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं, वहां लेकर के हम बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम वैयक्तिक तौर पर चलते हैं। चलिए, मैं अपनी शिक्षा से शुरुआत करता हूं। क्या शिक्षा, जो शिक्षा हम पा रहे हैं, वो क्या शिक्षा है? 75 साल में हमने आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, कंप्यूटर के बड़े बड़े परम महासंगणक हमने बनाया, सिलिकॉन वैली जो अमेरिका की है वो तक हमारे ऊपर निर्भर है, नासा में हमारे लोग हैं, अभी जो सत्ता में सरकार जो आई है अमेरिका में, बाइडेन की सरकार, उसमें भी कई सारे हमारे भारतीय है। This is what an our achievement in last 75 years. But till then, I want to say that, is it the Suraj? जिस सूरज की हम बात कर रहे थे, किसी भी पार्टी पर कोई भी जो है वो उंगली ना उठाए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, हर राज्य में भूखा मरने वाला बच्चा आज भी है, हर राज्य में महिलाओं पर और माताओं पर अत्याचार, बलात्कार आज भी हो रहे हैं। तो 75 साल के बाद किस पार्टी और किस चीज की हम बात करते हैं? शिक्षा वो हमें मिलनी चाहिए थी जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, कभी मिला तो जिंदगी में जरूर पढ़िए। मैं हमेशा रेफरेंस के साथ बात करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं, टीचर्स द टॉर्च बेरर्स नाम की एक छोटी सी किताब है, टीचर्स द टॉर्च बेरर्स, 25-30 पेजेस की किताब है, गुलाबी कवर की, जरूर पढ़िए। कहीं 10-15 रुपए में वो किताब आपको मिल जाएगी। उस किताब में एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे यहाँ आए, उनके साथ दिन भर रहने का हमें भी मौका मिला था। तो उसमें एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि हमारे इस पूरे भारत देश में एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी इंस्टीट्यूट ऐसी नहीं है जहां से एटलीस्ट सिंगल स्टूडेंट मानवता के लिए संशोधन करने वाला संशोधक के तौर पर जो है वो बाहर आता हो। द रिसर्चर who want to research about the humanity, the benefit of the welfare of the society.
तो ये स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर है। अब शिक्षा, जो शिक्षा हम पा रहे हैं, जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ पढ़ना और लिखना माने शिक्षा है। नो, सिर्फ पढ़ना और लिखना शिक्षा है तो फिर हम उन गधों के हाथों के नीचे काम करते हैं। मुझे क्षमा करना कि जिन्होंने किसी स्कूल में कोई शिक्षा नहीं ली, मुझे क्षमा करना, ऐसे उनके हाथों के नीचे भी काम हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर जिन नेताओं के हाथों के नीचे काम करते हैं, चौथी पास एक आदमी जो मिनिस्टर बनता है वो हमारे आईएएस, हमारे सेक्रेटरी जो होते हैं उनको गालियां देते हैं, तब सुनने के बाद हमारी जो गर्दन है वो शर्म से नीचे झुक जाती है। आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको ये गालियां सुनने पड़ती है। इसका कारण ये है या तो हमारे नेताओं में कोई दोष है या तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई दोष है। अब एजुकेशन सिस्टम की जब बात करनी है तो मैं सिंपल से इसमें शिक्षा का क्या ये हो रहा है वो बताना चाहूंगा। एक उदाहरण मैं देता हूं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि शिक्षा कहां पर है। मैं एक इंदौर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल का हमेशा मेरे स्पीच में एग्जाम्पल देता हूं। इंदौर, ये जहां पर हमारे यहाँ हम शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, चलिए एक शिक्षा में सिंपल सा एक कोटेशन जो गांधी अपने आश्रम में जो प्रयोग कर रहे थे, अगर आज सेवाग्राम में जाते हैं वहां देखते हैं तो कई सारे अच्छे पेड़ पौधों को हम देखते हैं, आज भी मन खुश हो जाता है। मगर स्कूलों की जब हम यही बात करते हैं तो क्या कभी एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट जो है कंपल्शन किया गया, बट फिर भी एनवायरनमेंट में क्या है, इसमें ये पढ़ना है, उसके बाद ये करना है, पेपर में मार्क्स मिल गए, हो गया। बट क्या कभी ऐसा कंपल्शन किया जा सकता है कि एक 10वीं का बच्चा, बोर्ड एग्जाम है ना, 10 पेड़ उसके लाइफ में जो है उसने लगाए हो और वो पेड़ जो है उसको दिखाना होगा कि ये पेड़ मैंने लगाए हैं। वो खुद का निजी लैंड हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, आपके घर के आजू बाजू में जहां पर जगह हो, आपके दोस्त के इसमें कहीं पर भी, बट आपको 10 पेड़ दिखाने हैं। 12वीं में है तो 12 पेड़ दिखाने, यानी हर साल उसको एक पेड़ लगाना होगा। बच्चा 5वीं कक्षा में जाने तक जो है उसके बारे में उसको सजग करते रहेंगे उसके माता पिता और उसके गुरुजन। बट गांधी जो कहते थे कि उसको बुनियादी शिक्षा 1936 जो बुनियादी शिक्षा देने की जो बात है, यानी हमें हमारे जो हम पढ़ रहे थ्योरेटिकल जो पढ़ रहे उसके साथ साथ प्रैक्टिकल, आजकल जिसने हमने प्रधानमंत्री कौशल योजना वगैरह जो नाम दिए हैं, तो यहाँ हमको देखना है कि अगर वो बच्चा ये समझे कि मैं 5वीं तक जाने तक उसके माता पिता उसके गुरुजनों के द्वारा लगे हुए 5 पेड़, ये मेरे पेड़ है, इसको मुझे संभालना है। 10वीं तक 10, 12वीं तक 12, इस तरह से अगर वो पीएचडी तक जाता है, समझ लीजिए कि 20 पेड़ अगर लगाने उसको कंपल्शन हो जाए तो क्या होगा। अब मैं इसको क्वांटिटिव एनालिसिस में आकर के बोलना चाहता हूं। अगर इस तरह से 20 छोड़ दीजिए, 1 से लेकर 20 के बीच में हम आते हैं मीन में, 10 पेड़ भी अगर एक बच्चे ने लगाए, एक स्टूडेंट ने अगर लगाए, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, बाकी जो स्कूल के बाहर के बच्चे हैं उनके, क्योंकि यहाँ उत्तरदायित्व है, हमारे गुरुजन है हमें पढ़ाने के लिए, हमारे माता पिता है हमारे साथ में कि जो हमें सिखा रहे हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का विचार दिया जा रहा है। तो आज की तारीख में भारत में लगभग 31 करोड़ 50 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। 31 करोड़ 50 लाख स्टूडेंट, एवरेज में अगर 10 पेड़ की अगर जो मैं बात कर रहा था अगर वो लगाए जाए तो हर साल 3 अरब पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे, हर साल 3 अरब पेड़ लगाए जाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि 10 साल में आने वाली 30 अरब पेड़, ये हमारा देश जो है वो अपने आप में स्वर्ग बन जाएगा। मगर हमारे यहाँ पर एनवायरमेंटल का इस तरह से प्रैक्टिकल के साथ में जो है वो कोई भी तकनीक हमें नहीं बनाया गया है। कोई इस तरह का पेपर आप तभी पास होंगे 10वीं जब आपके 10 पेड़ होंगे, ये बात कही जाती है, नहीं कहा जाता है। वाई? क्योंकि ये करने के लिए हमारे सामाजिक वनीकरण विभाग कागज पर कितने पेड़ लगाए आज तक रिकॉर्ड निकाल के देखा तो बड़ा ये लगता है, जोक लगता है, क्योंकि उसी जगह पर उसी इसमें हर साल सैकड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, उसमें से बड़े कितने हुए क्वेश्चन मार्क है। उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता, दे आर डूइंग द गुड वर्क, बट टिल देन जिस तरह से वर्क होना चाहिए वो जो नहीं हो रहा है, उसमें अगर हमें आगे जाना है, मैं निगेटिव के साथ साथ हमेशा उसके आगे पॉजिटिव की भी बात जरूर करूंगा, क्योंकि गांधी ये बात कहते थे, कल मैंने क्या कहा था उसके बजाय आज मैंने क्या कहा। अगर मेरे सत्सद बुद्धि के पर आपका भरोसा है तो उस पर विश्वास कीजिए। तो आगे की बात इंपॉर्टेंट है कि हम आज अभी इस सेक्शन से जो है बदलाव की प्रक्रिया प्रैक्टिकल जो है उसको सोचे, और इस तरह से अगर हम पेड़ों को लगाने की अगर बात करें
तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पर कागज पे स्टूडेंट, और जैसे होता है ना कि स्कूल में 100 स्टूडेंट का नाम है, मगर अगर क्लास में जाकर के देखा जाए तो वहां पर 5 और 10 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमको क्या करना है, ये कागज की प्रक्रिया को थोड़ा बाजू रखिए और रियलिटी पर आइए, ट्रुथ पर आइए। तो सत्य जो है वो हमेशा रिजल्ट दिखाता है। अब सत्य का रिजल्ट हम देख रहे हैं। उस समय गांधी ने क्या किया, ये गांधी के कार्य से हमें भारत की आजादी जो मिली उसमें रिजल्ट तक हमारे क्रांतिकारियों ने क्या किया उसके बारे में भी। तो ये रिजल्ट जो है हमें दिखाई दिया हमारे आजादी के, इसमें दोनों का अपना योगदान है, दोनों भी अपनी जगह पर जो है वो अपना जो है वो कार्य कर रहे हैं। बट वी द पीपल टॉक ओनली अबाउट द वर्क्स बट नॉट द एक्चुअल वर्क। हमारे मुंह में राम बगल में छुरी, ये जो कहावत है ना, ये सच बात है। गांधी का नाम लेकर के या फिर हम जिन भी आदर्शों का नाम ले रहे हैं, उन आदर्शों का नाम लेकर के हम कहां पर है वो हमें सोचना है। अब मैं सिंपल एक थिंग पर आता हूं। हमारे यहाँ जो गाड़ियों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या हम कभी ये सोचते हैं, जहां पर जितने हमारे भाई बहन हैं, हम जिस इलाके से है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन सबका, आज भी हम जो है वो पब्लिक व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं, हम जो है सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर जहां पर इनको लगता है कि हमारे हर किसी के पास गाड़ी होनी चाहिए, आज भी मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे क्षमा करना, तो गाड़ी चाहिए, एक घर में 2 गाड़ियां चाहिए, 4 गाड़ियां चाहिए। ये हम लोग तो बोल रहे हैं कि पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, मगर प्रदूषण में हमारा ही क्यों कंट्रीब्यूशन है? तो क्यों भाई हम ये क्यों नहीं सोचते कि मेरा योगदान ये होना चाहिए, मैं कम से कम सार्वजनिक वाहनों का तो इस्तेमाल करूं। ये जब तक नहीं सोचेंगे तो शिक्षा का अर्थ आपके समझ में नहीं आया, यही हम मान सकते हैं। सेकंड थिंग, आप खुद के जीवन को देखिए, क्या लोग हम खुश है? गांधी के जीवन को अगर हम देखेंगे, गांधी हमेशा निरंतर सुबह से शाम तक, ये हमेशा बताया जाता है ना कि एकला चलो रे, नवाखली में गांधी जब घूम रहे थे तो सुबह मॉर्निंग 5-6 बजे से लेकर के जो है रात को 2, ढाई, 3 बजे तक वर्क करने की जो बात आती है, तो मैं हमेशा आज के एग्जाम्पल में भी अगर हम देखें, ऐसे कई आदर्श उदाहरणों को जब हमारे सामने देखते हैं, हमारे माता पिता ही हमारे सामने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स है, जिनको हम देखते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक जो है वो खेत में काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे आज भी, कुछ बच्चे जो है आज भी मजदूरी करते हुए, खेतों में काम करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। बट इस मेहनत की कीमत तब हमारे समझ में आएगी जब हम जाकर के खुद 1 रुपए अपनी मेहनत का लाएंगे, तब समझ में आएगी। तो द डिग्निटी ऑफ द लेबर, वर्क की, श्रम की प्रतिष्ठा को अगर बढ़ाना है तो हम सबको, जो टीचर से लेकर हमारे सारे बच्चे जो है वो इसमें हमारा योगदान देना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारे कॉलेज और आसपास का कैंपस जो है उसमें गंदगी है, तो हमें एनएसएस, सिर्फ एनएसएस का काम नहीं है साफ सफाई करना, पूरे कॉलेज के सभी बच्चों का, अगर हम एक क्लास के अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का अगर योगदान देंगे, हमारा कैंपस और हमारे कैंपस के आजू बाजू के जो जगह है सराउंडिंग, उसको हम क्लीन रखेंगे। अगर पॉसिबल हुआ, ज्यादा संख्या है तो आप जिस कॉलोनी में आपका ये कॉलेज है, स्कूल है, उस कॉलोनी की हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमारे कॉलोनी में कहीं गंदगी नहीं होगी, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह जो भी है वो हम करेंगे। अगर एक स्कूल और एक कॉलेज अपना जहां रहता है, जहां है, वहां के कॉलोनी की, मैं सिर्फ कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, गांव की नहीं, पूरे गांव को बदलना शायद आपके लिए बड़ा मुश्किल लगता होगा। अगर आप देहात में हैं तो हाँ, जरूर बदलाव कर सकते हैं, मगर इसके लिए हमारे टीचर्स जो है उनका डेडिकेशन होना चाहिए। टीचर्स द टॉर्च बेरर्स, ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि इस किताब को जरूर पढ़ना। एक शिक्षक में वो ताकत होती है कि जो उन्हें, उसके सामने आने वाली जनरेशन के इसमें से एक विवेकानंद, एक जो है भगत सिंह, एक गांधी जो है वो निर्माण कर सकता है। वो भगत सिंह हमारी यूथ जनरेशन को बताना चाहिए, जो भगत सिंह ये कहता था कि मंदिर में आज भी पत्थर की मूर्त पर हजारों दूध के प्याले जो है वो खाली होते हैं, मगर मंदिर के बाहर आज भी हजारों बच्चे भूख से बिलखते हैं। ऐसा कौन सा देश है मेरा, ऐसा कौन सा धर्म है मेरा? दिस इज नॉट ओनली फॉर द हिंदुइज्म, फॉर द क्रिश्चियन, फॉर द इस्लाम, ईच एंड एवरी रिलीजन देयर। यहाँ भूख से आज भी बच्चे मर रहे हैं, तो कौन सी शिक्षा हम पा रहे हैं उसके बारे में हमको सजग होना है। ये शिक्षा हमें मिलनी चाहिए, प्यार की शिक्षा, मानवता की शिक्षा, और इसके लिए हमको जो है अपने अंदर के सारे मतभेदों को दूर रखते हुए सबसे पहले नैतिक मूल्यों को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए।
अब जब नैतिक मूल्य शिक्षा से खत्म हो गए तो क्या क्या हो गया, उसका मैं सिर्फ ये दिखाता हूं। हमारे फैमिली में हम जब देखते हैं कि फैमिली के पास, यानी हमने फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कुछ हमने, टीवी, सब कुछ हमने ये कर लिया, यानी डेवलपमेंट कर ली। टीवी आ गया घर में, सबसे पहले क्या हुआ कि माता पिता और बच्चों का जो है संवाद टूट गया। जब मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप, फेसबुक आ गया, भाई बहनों के अंदर का जो है वो संवाद खत्म हो गया। अब इसमें और भी नए नए वर्जन, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजॉन प्राइम आ गया, तो क्या हुआ, दोस्तों के बीच का भी संवाद जो है वो लगभग खत्म हो गया। मुझे क्षमा करना, खुद की तरफ देख लेना और खुद ही खुद का जो है हम इवेल्युएट कर सकते हैं, हम खुद ही खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। अत्तदीपा भव, कोई दूसरा गुरु नहीं चाहिए हमको ये करने के लिए, हम ही अपने गुरु बन सकते हैं। तो यहाँ पर खुद को जब हम देखते हैं तो टीवी आ गया, माता पिता टूट गए, मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप फेसबुक आ गए, भाई बहन छूट गए, और अमेजॉन प्राइम, ये नेटफ्लिक्स जैसे चैनल्स आ गए, हमारे दोस्तों के बीच का भी संपर्क टूट गया। अब फेसबुक की दुनिया में 5000 दोस्त है, मगर फैमिली के साथ समय देने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए, गप्पे मारने के लिए, उनके साथ घूमने के लिए समय नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल कहता हूं, हमारी संस्कृति ने जो हमको सिखाया, लालेत तू पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़ेत मित्रे तू षोडशे वर्षे इति शास्त्रम कहते हैं। 5 साल का होने तक बच्चे को जो है वो जी जान से प्यार कीजिए, 15 साल का, 16 साल का होने तक जो है उसको अच्छे मूल्य आने चाहिए, डिसिप्लिन आनी चाहिए, इसलिए उनको ताड़न, मारना पड़ा तो मारना चाहिए। 16 साल के बाद मगर जो है बेटा बाप का दोस्त बनता है, बेटी जो है वो माँ की सहेली बन जाती है। जब पिता की चप्पल बच्चे के पैर में आने लगती है तो वो दोस्त बन जाते हैं। तो ये दोस्ती का नाता बरकरार रखने के लिए हम माता पिताओं ने क्या किया, ये हमको सोचना चाहिए। आवर जनरेशन, जो अभी मैं हम ये कहता हूं कि जिनके बच्चे अभी 5वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, एंड द नेक्स्ट जनरेशन जो अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है, मैं उनसे पूछता हूं, आप अगर 16 साल के हैं तो क्या आपने अपने माता पिता से दोस्ती का नाता बरकरार रखा है? जैसे हम बोलते हैं हमारे दोस्तों को, चलो आज फिल्म देख के आते हैं, कभी कहा है पिता को कि पापा कुछ काम है तो बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरे पास समय है। कभी माँ को हम बोले हैं कि माँ चलिए आज मैं तुम, बेटियां तो मदद कर रही है, मुझे क्षमा करना, बेटियां जो है वो तो माँ को घर के कामों में मदद कर रही है, बेटों की बात नहीं कर रहा हूं, जहां संस्कार और उत्तरदायित्व की बात आती है। इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ ओनली आवर गर्ल्स एंड आवर, जो हमारी जो बेटियां हैं सिर्फ उनका नहीं है, ये उत्तरदायित्व हम पुरुषों का भी और हमारे बेटों का भी। तब तक जाकर के हमारी माओ पर, बहनों पर के बलात्कार और ये खत्म नहीं होंगे, जब तक कि हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे बेटी का भी उतना ही अधिकार है, माँ का भी उतना ही अधिकार है, पत्नी का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम खुद का समझते हो। इस बात को ध्यान दीजिए, जिस दिन तुमने इस अधिकार को नकारा, समझ लेना कि तुम्हारी बेटी पर भी बाहर जाने के बाद अत्याचार होने ही होने हैं, चाहे जितने कानून तुम देश में लाओ, कोई बदलाव नहीं होगा। संस्कारों की शुरुआत खुद के घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये बात सिखाने के लिए किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ का ट्राइबल का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा, हमारे यहाँ पर एक किसान का बच्चा भी इन संस्कारों को समझता है, क्योंकि उसका जो है मट्टी से नाता आज भी कायम है। जो धरती माँ से अपना रिश्ता कायम रखा हुआ है वो माँ के सम्मान को कभी नहीं भूल सकता। इस बात को हमने अपने बच्चों का मट्टी से रिश्ता तोड़ दिया है, क्षमा करना, क्योंकि हम ऐसे बच्चे बनाए हैं कि जिनको सिर्फ एसी, गाड़ी, बंगले चाहिए, या फिर जिनको जो है सिर्फ खेलने के लिए कंप्यूटर, टीवी चाहिए, मगर मिट्टी में पेड़ों पर खेलना कूदना नहीं चाहिए। ये जनरेशन हम लोगों ने बनाई है, मुझे क्षमा करना। तो जनरेशन का फल आगे तो हमको भुगतना ही है। तीसरी बात पर आता हूं, सोसाइटी, जिससे ये राष्ट्र बनता है। आजादी के 75 साल के बाद जिस समाज की हम बात करते हैं, 75 साल में इस समाज को हमने निर्माण किया है कि हमारे पास जो है, हमें विश्व भर के क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में, कौन सी टीम है वो पता रहता है, भारतीय टीम में कौन कौन खेल रहा है, पाकिस्तान की टीम में कौन क्रिकेटर है पता है, फुटबॉल की टीम में कौन है हमको पता है। बट हमारे पास, हमारे घर के बाजू में, हमारी कॉलोनी में कौन रहता है हमको पता नहीं है। अगर एग्जाम्पल ही देखना है तो खुद ही कभी देख लीजिए कि अपने 5-10 घर छोड़ करके बाजू का घर में कौन रहता है, क्या आपको पता है? क्वेश्चन मार्क टू आवरसेल्फ, खुद ही खुद को सवाल पूछना है। तो 10 घरों के बाजू में, 5 घरों के बाजू में कौन है पता नहीं है। मुंबई जैसी शहरों में, बिल्डिंगों में, हमारे सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है, अपार्टमेंट में, वो पता नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूं, जब किसी को उंगली में ठेस लगती है, गांव में कोई बच्चा घूमता है, तो 10 वहां पर बैठे हुए बूढ़े लोग जो होते हैं वो पूछते हैं बेटा क्या हुआ, अपनी धोती की पट्टी फाड़ करके उसके पैर को बांधते हैं। ये मानवता जिंदा है आज भी हमारे गांव में, मगर ये मिसालें देने के लिए आज हमारे शहरों के इसमें
वी द सो कॉल्ड पांढरपेशी ऐसा हम खुद को कहते हैं, हम जो सिविलाइज्ड नागरिक कहते हैं, सिविलाइजेशन जो उल्टे बेस पर अभी चल रही है, ये सिविलाइजेशन वो होनी चाहिए थी कि जो हार्मनी बढ़ाना चाहिए था, इंसानों के बीच का प्यार और इंसान और कुदरत के बीच का प्यार जो बढ़ना चाहिए था, हम सोसाइटी में से उस मूल्य को निकाल दिए हैं और बाकी सारा समाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों पर, गाड़ी बंगलों पर डेवलपमेंट की जो है वो परिभाषा निर्धारित कर रहा है। बट क्या होंगे, आपका घर एक बैंक बन सकता है, एक एटीएम बन सकता है, चाहे जितने हजारों लाखों करोड़ों रुपए आपके घर में रह सकते हैं, मगर उन घरों में माता पिताओं के लिए कोई वैल्यू नहीं होगी, सोसाइटी समाज के लिए कोई वैल्यू नहीं होगी। ऐसा मूल्य विहीन समाज हमको निर्माण नहीं करना है, इसको याद रखें। क्योंकि अगर एक अमेरिका बेस्ट एग्जांपल है, कभी भी देखिए, पुढच्याच ठेस मागचा शहाणा, मराठी में एक बहुत अच्छी कहावत है, यानी पुढच्याच ठेस मागचा शहाणा, आगे वाला चल रहा है अगर गड्ढे में गिर गया तो हमको पता चलता है कि भाई आगे गड्ढा है, मगर वो गड्ढा देखकर भी अगर हम ना सुधरे तो हम भी गड्ढे में गिर ही जाने वाले हैं। मगर हम तो गड्ढे बनाए जा रहे हैं, स्पीड अप से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि नई जनरेशन को सिर्फ हम ये सिखा रहे कि बेटा बड़ा बन करके क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और कमा, मगर कभी ये भी सिखाइए कि एक अच्छा इंसान बन, एक अच्छा इंसान बनने की भी सीख उसको जरूर दीजिए। आजादी के चाहे 75 साल हो चाहे 150 साल हो, मुझे क्षमा करना, हिंद स्वराज के बाद में जब गांधी को एक बार सवाल पूछा गया था कि इस आजादी के बारे में, अगर आजादी मिल भी गई तो आप क्या कहना चाहेंगे, तो गांधी ने उस समय कहा था कि 150 साल के बाद पाश्चात्य सभ्यता का जिस तरह से अनुकरण हो रहा था उसको देखने के बाद गांधी ने यह स्टेटमेंट किया था, और गांधी ने कहा था कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं उस सोच को देखते हुए 150 साल के बाद शायद हम अपनी आजादी को खो चुके होंगे। क्षमा करना, इस शायद और जर के परिभाषा में मैं उलझना नहीं चाहता हूं, बट वही जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसको अगर देखेंगे, मैं जितना पढ़े लिखे उतनी हमारी ये जाति और धर्म की चौकटें जो है वो मजबूत होते जा रही है। क्योंकि व्हाट्सएप में देखिए क्या कौन से ग्रुप है हमारे यहाँ, मराठा ग्रुप, हमारे यहाँ यूं ग्रुप त्यों ग्रुप। क्षमा करना, ये अपने धर्म के बारे में स्वाभिमान होना गलत बात नहीं है, बट उतने ही गर्व से ये कहिए कि मेरे जाति में या मेरे धर्म में कोई बच्चा भूखा नहीं है, कोई माँ कोई बेटी पर कोई अत्याचार पूरे देश भर में कहीं नहीं होता है। उस दिन मैं भी आपके धर्म और आपके जाति के बारे में मैं भी उतने गर्व से जो है जरूर कहूंगा। मगर क्या आप ये दे सकते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं, समाज तब बनता है जब जाकर के इन मूल्यों को हम जिंदा रखते हैं। हमारी सभी संस्कृतियों ने, सभी संस्कृति की परिभाषाओं ने हमको ये सीख दी थी, ये कहावतें जो हमें आई है कि इंसान को इंसान की नजर से देखो। जब तक हम ये नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उसके स्टेटस, उसका क्या स्टेटस है उससे अगर हम देखना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा कि आपके बाजू में झाड़ू वाला जो है वो भी एक इंसान है, आपके डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर, एक सेक्रेटरी, एक मिनिस्टर, वो भी एक इंसान है। मगर हम उसको कितनी अहमियत देते हैं हमारे जीवन में, हम खुद से मूल्यांकन करें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, कि संत तुकडोजी महाराज ने और गाडगे बाबा ने हमको बहुत अच्छा सिखाया, उनकी सीख हमारे लिए जो है बहुत बड़ी है। हमारा गांव ही हमारे लिए जो है वो हमारा पंढरपुर है। ये बोलना जो है ना, बोलना और हमारी कृति में हम उसको लाना ये आवश्यक है। अब भ्रष्ट नेताओं की जो लोग बात करते हैं, मैं हमेशा उनसे कहूंगा 75 साल की आजादी के बाद में, 75 साल के पहले क्या भ्रष्टाचार नहीं था? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखे रखा है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए क्या शिक्षा देनी चाहिए, ये तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है। बट इसमें अगर हमको कुछ बदलाव अगर करना है, सच में अगर चाहते हैं, तो सबसे पहले है कि हमारे बीच में से ही एक अच्छा आदमी हम जो है चयन करके हमें उसे जो है नेता बनाना चाहिए। मगर ये बात हमेशा बहुत पीछे रह जाती है। हमें दिखता है कि हमारे आईएएस, हमारे आईपीएस, हमने कई बार अपनी आंखों के सामने देखा है, मीटिंगें जब होती है तो किस तरह से उनको भी जो है नेता लोग जब मुंह से गाली देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अच्छे अच्छे लोग जिनको हम रोज देखते हैं, हम तो तुरंत उनके खिलाफ बोल देते हैं, क्योंकि किसी से कोई हमारा ये उसके बारे में नहीं। बट हमारा समाज उन अच्छे लोगों के साथ कब तक खड़ा रहता है, उस पर निर्भर होता है कि समाज अच्छा बनना या नहीं बनना। एक सिंपल एग्जांपल, मैं जब स्वामी विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर में एक लेक्चर के लिए जब गया था, 11वीं कक्षा की एक लड़की ने मुझे सवाल पूछा था कि व्हाई दिस हैपेंड, ये क्यों होता है, ऐसे जो अच्छे अधिकारी होते हैं उनको ये भ्रष्ट नेता क्यों उनको निकाल देते हैं। हमारे यहाँ का भी एक एग्जाम्पल है
हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे ईमानदार आईएएस ऑफिसर जिन्होंने महाराष्ट्र में फर्स्ट, इंडिया में 5वां नंबर आईएएस से पास किया, बट ही इज एन रियली ऑनेस्ट ऑफिसर, क्योंकि उनके साथ दिन रात में रहता था। तो जब उन्होंने एक इस तरह से भ्रष्टाचार की फाइल को निकाला और केस दर्ज करने के लिए गए, उनको फैक्ट से उनका तुरंत उसी समय जो है उनके तबादले का ऑर्डर आ गया। सो अपसेट हो गए वो, इतनी तरह से दरवाजे सब बंद कर दिए, किसी को आने के लिए अलाउड नहीं किया। बट एज अ फ्रेंड जब हम मिलने गए, उन्होंने अपने दिल की सारी बात खोल दी। जब हमें ये पता चला कि ये क्या होता है, और जब देखते हैं कि ऐसे अच्छे ऑफिसर्स के साथ जब समाज खड़ा हो जाता है, तब समाज जरूर अच्छा बन जाता है। मगर नेताओं को अगर बदलने की भाषा अगर बात करनी चाहिए, तो हमेशा ये कहता हूं, हमेशा वो याद आता है फिर से वो गांधी का सेंटेंस, चाहे जितने जेल में चले जाए मगर हम खुद ही नेता बने। तो खुद ही माने तो अगर मैं नहीं बन सकता तो कम से कम अच्छे व्यक्ति को बनाना चाहिए ना। वोटिंग करते हैं तब ये देखते हैं ये हमारी जात का है क्या, ये हमारे धर्म का है क्या, कितने पैसे दिए। हर इलेक्शन में देखते हैं कि शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक के बीच में सबसे ज्यादा वोटिंग हो गया। क्यों? पैसे बांटने शुरू हो गए। तो एक बूथ का मैं भी प्रमुख था, मैं एक पक्ष का भी मैं शाखा प्रमुख था, सभी इसमें मैंने ये देखा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी मानसिकता को हमें बदलना होगा, एक अच्छे व्यक्ति को। मैं तो हमेशा पक्ष को भी मैंने नहीं देखा है, एक अच्छे व्यक्ति को अगर आप चयन करके देते हैं तो वो व्यक्ति आपके सराउंडिंग में बदलाव ला सकता है। भ्रष्टाचार के मार्ग से, जाति और धर्म के अगर रास्ते से अगर उसको चुनाव, अगर उसको आप सेलेक्ट करके दिए हो, तो याद रखना वो सिर्फ अपनी और जाति और धर्म का भला चाहेगा, या तो फिर जो है जो पैसे उसने ये बांटे हैं वो सिर्फ कमाने केस में रहेगा, समाज के लिए उसे कोई लेन देन नहीं होगा। गांधी नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे हिंद स्वराज हो, चाहे हमारे गांव का पुनर्निर्माण हो, चाहे मेरी सत्य के प्रयोग के बारे में हो, हर इसमें गांधी ये लिखने का प्रयास कर रहा था। वो भी एक आम इंसान था। मैं कभी भी उसको देवता का रूप नहीं दूंगा, क्योंकि देवता के रूप में पूजा अर्चा करके जो है, उसके विचारों की पूजा करके जो है उसको खत्म नहीं करना है, उसके विचारों को खुद के अंदर उतारने की कोशिश करना है, तभी जाकर के कुछ बदलाव जो है हम देख सकेंगे। अदरवाइज वी विल टॉक ओनली, हम सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। आम इंसान के लिए जो हर रोज का जीवन जो जी रहा है, उस इंसान के जीवन को क्या हम दे सकते हैं, अच्छा दे सकते हैं। 75 साल के आजादी के बाद भी हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन हमारे साथ, हमारे घर में हमारे साथ खाना नहीं खा सकती, इतना अधिकार तक हम उसको नहीं दे पाए, क्या भला हम इस देश में बदलाव कर पाएंगे? थोड़ा इसके बारे में सोचिए। देखिए, डेवलपमेंट की बाकी सारी फिजिकल और इसके भौतिक संसाधनों में परिवर्तन की जो बात है, उसमें जो विकास की बात है, मैं उसको नहीं मानूंगा। ये आजादी नहीं, ये जो है ना, ये गुलामी है। सिर्फ ये है कि हमारे ऊपर राज करने वाले बदल गए हैं, ये हमारा जो है ना कफन बदला है, डेड बॉडी वही है। आज भी हम निद्रिस्त समाज में सो रहे हैं। हमारी माताओं को, बहनों को भी ये समझना है कि व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाश्चात्यों का अंधानुकरण करने की नहीं है, हमारे बीच में से भी जो है अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्यों को पाना है। मगर एक आशा है कि हमारी बहनें, हमारी माएं इसको समझेंगे, और हमारे गुरुजन जो है वो भी इसे समझेंगे, और समझ करके हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें कुछ देने के लिए हम पहले खुद में बदलाव करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि बोले तैसा चाले। मगर हमारे यहाँ पे अगर हम चाले नहीं, तो न्यू जनरेशन हमको देखती रहेगी और कहेगी ये तो सिर्फ बोलता है, ये तो करने वाला कुछ नहीं है, तो हम इससे क्या सीखेंगे। सो गांधी हो या भगत सिंह, सुभाष चंद्र हो या फिर हमारे और भी कई सारे जो क्रांति, या फिर जो भी हमारे अच्छे लोग जिनको हम नाम देते हैं, तो चाहे कबीरा हो, जो कबीरा हमको बोला था, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, हुआ न पंडित को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। प्यार की बात जब आती है ना कॉलेजेस में, जब मैं लव इस टॉपिक पर बोलता हूँ, तो सभी हमें जो प्रोफेसर होते हैं उनकी तो आंखें बिल्कुल बड़ी हो जाती है कि ये क्या बात करने लगे भाई। मगर प्यार की परिभाषा वो है, 25 साल घर में रह करके माता पिता को समझ नहीं पाए, और हम जो है कल की हमारे जीवन में आने वाला, हम उसको कहते हैं तुम्हारे लिए मैं सारा संसार छोड़ने को चल तैयार हूँ। तो ये प्यार नहीं है। तो समझना इतना ही है कि अगर सच में प्यार करते हो तो अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, आपके आजू बाजू में रहने वालों से प्यार करो, और यही प्यार की परिभाषा हमारे समाज को और हमें जिंदा रखेगी। अदरवाइज द एंटायर नेशन, ये राष्ट्र एंड दिस एंटायर यूनिवर्स, ये पूरा विश्व जो है वो जो है ना अर्नाल्ड टाइम्बी का सिद्धांत, वो खत्म होने की कगार पर रहेगा। इतना ही मैं यहाँ कहना चाहूंगा।
और मैं हमेशा ये कहता हूं कि मूल्यों को लेकर के बात कीजिए, व्यक्ति को लेकर के नहीं, क्योंकि व्यक्ति को विरोध हो सकता है, मूल्यों को विरोध होने की बात आती नहीं। और जो मूल्यों को विरोध करेगा हमेशा उसे कहिए कि ओके, लेट इट बी, इफ यू वांट टू अपोज द लव, आई एम रेडी टू हेट यू एंड जस्ट नाउ आई वांट टू किल यू, आर यू रेडी? मैं भी तुम्हें खत्म करने की बात करता हूं, क्या तुम मरने को तैयार हो? नो, he will not ready, but if you can say that yes I love with you, मैं प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे प्यार के लिए जो है मरने को तैयार हूं, लव फॉर ऑल, ये बात याद रखिए, माता पिता हो, भाई बहन हो, सबके। तो गला काटने के लिए भी तो याद रखिए वो सामने वाला आपका गला काटने का उतना ये नहीं हो सकता, एक आध होगा जो राक्षस हैवान होगा काटने वाला, मगर ये परिभाषा, इसीलिए हमारे संतों की इसमें मैं हमेशा ये वसुधैव कुटुंबकम वेदों से सिखाया हुआ गांधी नाम का व्यक्ति अपने जीवन में सिखाने की कोशिश कर रहा था। स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानते हो, कोई बात नहीं, उनके मूल्यों को ठीक से पढ़िए, समझिए। भगत सिंह को आदर्श मानते हो, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उतारने की कोशिश कीजिए। गुरु नानक देव जी को मानते हो, कोई बात नहीं, छत्रपति शिवाजी को मानते हो, कोई बात नहीं, उनको पढ़िए, अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए, अपनी फैमिली के साथ उन मूल्यों को जो है वो बांटने की कोशिश कीजिए। और याद रखना 2500 साल पहले बुद्ध ने जो कहा था वो आज भी उतना ही सत्य है, तृष्णा दुख का मूल कारण है। आवर ग्रीड इज व्हाट द बेस ऑफ ऑल दिस सॉरोज। तृष्णा जो है, हमारा लालच जो है, वो सब दुखों का जो है वो मूल कारण है। जिस दिन इसको समझ पाएंगे, आजादी के इन 75 सालों को, गांधी को, सब मूल्यों को हम ठीक से समझे, ऐसा मैं समझूंगा। और यहाँ मैं जो अपनी बात कहना चाहता था उसको यहाँ मैं वाणी को विराम देता हूँ। सिर्फ इतना फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में जाए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। अगर मेरी कहने में कुछ गलती हुई हो तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूँ और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सर। सर धन्यवाद। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए। कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा। शेवटी सगळ्यांचा स्क्रीनशॉटने फोटो घेऊ सर आपण, ते सर्वांना व्हिडिओ सुरू करायला लावू। तत्पूर्वी कृपया सर्वांनी व्हिडिओ ऑन करा, चालू ठेवा, म्हणजे मग शरदराव पवार महाविद्यालय गडचांदूरच्या वतीने राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग, इतिहास विभाग, राज्यशास्त्र विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत। त्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांमध्ये एक जनजागृती व्हावी, स्वातंत्र्य म्हणजे काय आणि स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये ज्या ज्या योद्ध्यांनी, ज्या ज्या स्वातंत्र्यवीरांनी तनमन धनाने योगदान दिलेलं आहे त्यांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी। एक राष्ट्राप्रती, राष्ट्र जागृती प्रती एक प्रकारची त्यांना प्रेरणा मिळावी, राष्ट्रीय एकात्मता, अखंडता कायम राहावी, मूल्य कायम राहावे, हा एक उदात्त हेतू ठेवून आजचा हा कार्यक्रम महाविद्यालयाच्या वतीने या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला। या कार्यक्रमाला आपल्या अभ्यासपूर्ण वाणीने सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक बोबडे सर, भुजंगरावजी बोबडे सर यांनी अतिशय सुंदर विवेचन या ठिकाणी केलं। विद्यार्थ्यांनी ते अतिशय मनाने ऐकलं, निश्चितच त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मनावर होईल आणि स्वातंत्र्य म्हणजे काय आणि स्वातंत्र्य मूल्य म्हणजे काय ती आपण कशी जपली पाहिजे याबद्दलची जाणीव आणि जागृती या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होईल अशी अपेक्षा करतो। आणि सन्माननीय बोबडे सर यांचं महाविद्यालयाच्या वतीने, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार सिंह सर यांच्या वतीने आणि राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग, त्याचबरोबर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल सायन्स आणि उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने, स्वयंसेवकांच्या वतीने, आमच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वतीने मी त्यांचा मनस्वी या ठिकाणी आभार मानतो। आणि या ठिकाणी आजचा हा जो छोटासा आपला व्याख्यानाचा कार्यक्रम आहे तो या ठिकाणी अध्यक्षाच्या परवानगीने संपला असं जाहीर करतो। दुसरी महत्वाची गोष्ट, यानंतरही 2 व्याख्यान आपल्याला या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानिमित्त घ्यायचे आहेत। सर्वांना माझी विनंती आहे की सर्वांनी आपापले व्हिडिओ ऑन करा, सर स्क्रीनशॉट घेतील। धन्यवाद सर। थँक्यू। सगळ्यांनी व्हिडिओ चालू करायचा आहे, प्लीज ऑन युअर व्हिडिओ सो दॅट वी कॅन टेक अ स्क्रीनशॉट।
कृपया सर्वांनी आपले व्हिडिओ ऑन कराल. कृपया सर्वांनी व्हिडिओ ऑन करायचंय. एक सगळ्यांचा फोटो घ्यायचा आपल्या सगळ्यांना. रेडी? ओके, जे आहेत ते ओके, ठीक आहे. सगळ्यांनी समोर बघाल. थोडस सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरती हास्य. सगळ्यांचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार. जुन्या प्रार्थना, जुनी वचनं नाही आठवली तरी नवी गाणी आणि नव्या जगाची ही नवी प्रेमाची परिभाषा जी आहे ती सगळ्यांनी आपण समजून घेऊयात आणि स्वातंत्र्याची ही 75 वर्ष माणसाला माणूस म्हणून समजून घेऊयात, इतकी प्रार्थना करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर, धन्यवाद.